Hello everyone, this is Rahul Kumar Malviya. Welcome back to my channel मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, आपका जो एनएचएम का एग्ज़ाम है वो 7 फेब को ही कंडक्ट हो जाना है। उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए कंटिन्यूसली क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए 21 से 22 क्लासेस कंटिन्यूसली कंडक्ट करवा दिया है। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा, आपको सारा ही क्लासेस देखने को मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो भी आपको सारा ही क्लासेस देखने को मिल जाएगा। आई होप आप सारे ही क्लासेस बिफोर एग्ज़ाम तक देख के ही जाएंगे, क्योंकि इस क्लासेस में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, अभी तक जितने भी एनएचएम की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, चाहे हम कौन से भी ईयर का बात करें, 19, 20, 21, 22 में से सारे ही एनएचएम के जो एग्ज़ाम है स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक पेपर्स का रिव्यू नहीं किया है और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पहले पेपर का रिव्यू करके जाइएगा, देन फिर आप एग्ज़ाम में अपेयर करिएगा। उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन एनएचएम बना के पूछता है, किस लैंग्वेज में पूछता है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम बिना किसी टाइम डिले के हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास प्रीवियसली क्लास के जो क्वेश्चन पेपर डील करवा रहे थे उसी के कंटिन्यूशन में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का क्लास। ठीक है, और यदि कोई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स नया जोड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही एनएचएम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने प्रीवियसली क्लास में 59 क्वेश्चन डील करवाए थे। आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, डायबिटिक मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ द मेटाबॉलिक डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम। ठीक है, क्या पूछा गया है, डायबिटिक मेलाइटिस इज अ ग्रुप ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये तो सभी को पता होगा कि डायबिटिक मेलाइटिस है वो क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। कैरेक्टराइज क्या करता है, बाय द हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, क्या देखने को मिलता है आपको, हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब इसका लेवल आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। मतलब हाइपर मतलब आपको अच्छे से पता होगा कि इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं हम ऑप्शन 1 इज सेइंग कि इंसुलिन सिक्रेशन की वजह से आपको डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन अराइज हो जाती है। ऑप्शन सेकंड 1 इज सेइंग कि इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। या बात करें हम इंसुलिन एक्सेस की वजह से हो जाता है, या ईटिंग एक्सेसिव शुगर की वजह से आपको डायबिटिक मेलाइटिस का कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारा राइट वन आंसर जाता है वो इंसुलिन डिफिशिएंसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, डायबिटिक मेलाइटिस हमें इंसुलिन की वजह से देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है वो आपको डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से देखने को मिलता है, और किसकी वजह से देखने को मिलता है, और क्या होता है इसमें, जब हमारे इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, अनेबल टू यूज़ इंसुलिन हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है, अनेबल टू यूज़ इंसुलिन। ठीक है, अनेबल हमारी बॉडी क्या कहती है, अनेबल टू यूज़ करती है इंसुलिन का। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आपको समझ में आ गया कि जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कि इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, और क्या होता है, अनेबल टू यूज़ इंसुलिन बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेसिस्टेंस। ठीक है, अनेबल टू यूज़ हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर ली जाए यदि डायबिटिक मेलाइटिस है तो कितने टाइप्स का आपको डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिलता है। आई होप आपको सब लोगों को एकेडमिक में पता होगा, बट यहाँ पे एक बार और रिव्यू कर देते हैं कि जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है वो आपको 3 या 4 टाइप का डायबिटिक मेलाइटिस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है, ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट
ठीक है, क्या होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, टाइप 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, टाइप 1 भी इसको बोला जाता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है इस, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको टाइप 1 भी डायबिटिक मेलाइटस बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन देखने को मिलता है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन देखने को मिलता है, और क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स, ठीक है, किसकी वजह से देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल की वजह से हमको इंसुलिन का क्या देखने को मिलता है, डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। यदि कोई पूछता है कि जो डायबिटिक मेलाइटस फर्स्ट वाला है वो किसकी कमी से देखने को मिलता है या क्या कंडीशन अराइज हो जाती है तो देखने को मिलता है, तो ड्यू टू डिस्ट्रक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, बीटा सेल्स जो होते हैं हमारे उसकी वजह से हो जाता है, तो फिर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन आपकी बॉडी में हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, इंसुलिन पे ही डिपेंड है इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, इसको बोला जाता है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के जो टाइप सेकेंड डायबिटिक मेलाइटस है, कौन सा वाला रहने वाला है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, टाइप 2 भी से बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, इसको टाइप 2 भी बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, इसको टाइप 2 भी बोला जाता है, और ये मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है, तो ये अडल्ट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, इसे सेनाइल डायबिटिक मेलाइटस भी बोला जाता है। या भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे बनता है, तो सेनाइल डायबिटिक मेलाइटस किसे बोला जाता है, तो नॉन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस को सेनाइल डायबिटिक मेलाइटस भी बोला जाता है, ठीक है, ये एक एज रिलेटेड डायबिटिक मेलाइटस होता है, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी फेल कर देती है इंसुलिन प्रॉपर्टी को प्रॉपरली, ठीक है, क्या करती है, बॉडी फेल कर देती है आपके इंसुलिन प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो इस टाइप से जो डायबिटिक मेलाइटस होता है वो किस नॉन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस में देखने को मिलता है, ठीक है, और एक और जो डायबिटिक मेलाइटस आपको देखने को मिलता है थर्ड वन वाला, आई होप आपको पता होगा कि कौन सा रहता है थर्ड वन वाला, भी आपने एकेडमिक में भी अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है कि एक होता है जो जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस अच्छे से पता होगा। ये जो जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस होता है वो 24 से लेकर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में देखने को मिलता है, ठीक है, किस में देखने को मिलता है, इन प्रेगनेंसी की कंडीशन में 28 टू 24 to 28 की जेस्टेशन में ये वाला डायबिटिक मेलाइटस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और क्या क्या बात कर ली जाए इसमें, तो इस टाइप का डायबिटिक मेलाइटस होते हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। डायबिटिक मेलाइटस के रिगार्डिंग हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, हमेशा ही एक ना एक क्वेश्चन आपको डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन में देखने को मिलता है, चाहे वो आपके टाइप्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस का पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर बात कर लें इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस होता है जिसमें हमेशा ही साइन पूछा जाता है वो कौन सा साइन होता है, तो जो साइन पूछा जाता है आपसे पोलीयूरिया वो होता है इसमें, ठीक है, पोलीयूरिया भी देखने को मिलता है, पोलीफेजिया भी देखने को मिलता है, ठीक है, पोलीफेजिया भी देखने को मिलता है, और पोलीडिप्सिया भी देखने को मिलता है, 3P साइन देखने को मिलता है, ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस में हमेशा पूछा जाता है 3P साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है, क्या देखने को मिलता है, 3P साइन आपको देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक और जो पूछा जाता है कभी कुसुमल कुसुमाल ब्रीथिंग देखने को मिलता है, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, कुसुमल ब्रीथिंग देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज ब्रीथिंग देखने को मिलता है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी डायबिटिक मेलाइटस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। कभी कभी इसके जो साइन एंड सिम्टम्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप्स का डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिलता है। खासकर जो डायबिटिक मेलाइटस के रिगार्डिंग जो साइन पूछा जाता है वो 3P साइन करके पूछा जाता है, जिसमें पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया देखने को मिलता है, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया देखने को मिलता है। एक GTT हम ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट भी करते हैं, अच्छे से पता होगा डायबिटिक मेलाइटस में 3 डे बिफोर हम यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जो नॉर्मल देखने को मिलता है आपका सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है डायबिटिक मेलाइटस के रिगार्डिंग, मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से रीड आउट करके ही जाना है, ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं, यदि इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक का बात कर ली जाए तो GTT करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, रोथर टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें पता लग पाए कि सामने वाला जो पर्सन है उसका डायबिटिक मेलाइटस के रिगार्डिंग क्या शुगर लेवल है क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें हम उसके माध्यम से चेक करते हैं। तो आई होप डायबिटिक मेलाइटस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी।
हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आपको ये मत सोचिएगा कि हमने अभी तक एक ही क्वेश्चन करवाया बट अदर, क्योंकि आपको मैंने इतना मस्त टॉपिक पढ़वाया है कि जो डायबिटिक मेलिटस के रिगार्डिंग है उससे अब इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में जा रहे हो तो प्लीज़ एक बार डायबिटिक मेलिटस के रिगार्डिंग जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन इज द Ministry of the Home Affairs project to locate and rehabilitate missing children, ठीक है। तो ये किसके अंडर में आता है, ठीक है। तो इसको क्या निक्षय बोलेंगे क्या, या सुमन बोलेंगे क्या, या मुस्कान बोलेंगे क्या, या RBS के बोलेंगे क्या। तो ये जो मुस्कान के उसमें आता है, ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर, ठीक है। ऑपरेशन जो मुस्कान है वो किस में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर के प्रोजेक्ट में लोकेटेड होता है, जिसमें ये कंडीशंस देखने को मिलती है। चिल्ड्रन मिसिंग चिल्ड्रन के रिगार्डिंग के लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा RBS के होता है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम देखने को मिलता है। तो इनके जो ईयर्स होता है आई थिंक 2016 2014 होता है। और जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम हैं अच्छे से रीड आउट करके ही जाइएगा। NHM का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो ये चीज़ें आपको पता हो जाए। निश्चय आपको पता है निश्चय मैंने अभी कल ही डील करवाया था कि किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं हम 62 नंबर के क्वेश्चन का। अच्छे से रीड आउट करना है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को पढ़ना ही इंपॉर्टेंट होता है। हम जब MCQ एग्ज़ाम या CBT एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे जितने भी ऑप्शंस है उसमें हम उस ऑप्शन को भी 2 टाइम से पढ़ेंगे, देन उसके बाद ही हम आंसर करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आपको आपने क्वेश्चन पढ़ा और स्टार्टिंग के कुछ लाइनिंग पढ़ी और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आपके मतलब रिलीवेंट लग रहा है और आपने फटाफट आंसर चिपका दिया, बट आपने सारे ऑप्शन नहीं देखे, फिर क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा, टोटली क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। तो 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यूज़ ऑफ द ग्लव्स मास्क एंड द गाउन फॉर द प्रोवाइडिंग केयर फॉर द ऑल पेशेंट टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम ब्लड एंड द अदर बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोला जाता है, यदि आप यूज़ कर रहे हो, ग्लव्स यूज़ कर रहे हो, मास्क यूज़ कर रहे हो या गाउन यूज़ कर रहे हो फॉर प्रोवाइडिंग केयर ऑल पेशेंट टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, सारे पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे हो तो कंटेमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम ब्लड बॉडी फ्लूइड्स के रिगार्डिंग, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एयरबोर्न प्रिकॉशन बोलेंगे क्या, या सेकंड ऑप्शन इज सेइंग कि बैरियर प्रोटेक्शन बोलेंगे क्या, या थर्ड ऑप्शन इज सेइंग कि ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कहते हैं क्या, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन कहते हैं क्या। यदि आप यूज़ ऑफ द ग्लव्स कर रहे हो, मास्क यूज़ कर रहे हो किसी पेशेंट को पर्टिकुलरली केयर प्रोवाइड करवाने के लिए, तो जो सारी चीज़ें आती है वो बैरियर प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ की जाती है, ठीक है। किसके रूप में की जाती है, तो ये बैरियर प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ की जाती है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी। बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है, एयरबोर्न प्रोटेक्शन आपको अच्छे से पता है कि एयरबोर्न में जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह रहता है वो 6 to 8 आवर्स तक क्या कर सकते हैं, लाइव रह सकते हैं, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अच्छा कब स्नीजिंग वगैरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन भी आपको अच्छे से पता है कि कॉन्टैक्ट की वजह से देखने को मिलता है, टचिंग वगैरह की वजह से देखने को मिल जाता है। कंटामिनेटेड सर्फेस वगैरह को यूज़ करते हो तो भी आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज़ में वो कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 63 नंबर का क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन कंस्टेंट्स टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम सर्जन फ्रॉम पेशेंट द नर्स शुड इनिशियली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आप सर्जरी के लिए कंसेंट ले रहे हैं तो उसके लिए नर्स इमीडिएटली क्या असेस करेगी, ठीक है। एक्सप्लेन द रिस्क इन्वॉल्व इन द सर्जरी, क्या वो रिस्क की जो सर्जरी को क्या बताएगी क्या। एक्सप्लेन दैट ऑब्टेनिंग कंटेंट इज़ रूटीन फॉर ऑल सर्जरी, या वो एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो कंस्टेंट लिया गया है वो क्या लिया है कि रूटीन सर्जरी में ही इवैल्यूएट वेदर द पेशेंट्स नॉलेज इज सफिशिएंट टू गिव द कंसेंट, ठीक है। क्या वो जो कंसेंट लिया गया है वो पेशेंट के नॉलेज के रिगार्डिंग या सफिशिएंट है
ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ द विटनेस ऑफ द कंसर्न। तो इसमें से जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे वेदर द पेशेंट नॉलेज इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट। हम सबसे पहले ये असेस करेंगे कि जो पेशेंट है वो कंसेंट दे रहा है तो उसका नॉलेज कंसेंट के रिगार्डिंग क्या है क्या नहीं है, उसको सारी चीज़ें पता है या नहीं पता है। अदरवाइज नहीं पता है तो आपको उसको समझाना है, उसको आपको हेल्थ एजुकेशन देना और उसको आपको पूरी कंप्लीटली डिसीज कंडीशन के बारे में बताना है कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, फिर उसके बाद ही उसको कंसेंट साइन करवाने के लिए करना है, ठीक है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, इन अ सिंगल रेस्क्यू CPR फॉर अ चाइल्ड ऑफ 12 ईयर ऑफ एज द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो शुड बी। तो यहाँ पे कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो पूछा गया है CPR का, मतलब कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन के रिगार्डिंग। यदि एक चाइल्ड है 12 ईयर का चाइल्ड है, उसका कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या रहने वाला है। तो हमेशा यदि अडल्ट है, अडल्ट में ही की कंडीशन में जाता है तो 13:20 देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, 13:20 देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, 13:2 देखने को मिलता है, ठीक है। यदि बात कर ली जाए और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है तो 13:20 देखने को मिलता है, ठीक है। हमको कितना देना है कि 1 मिनट में आपको कम से कम 100 से 120 तक इसको ब्रीथ प्रोवाइड करवाना होती है, ठीक है। 100 से लेके तो 120 आपको ब्रीथ प्रोवाइड करवाना रहती है। जो साइकिल होता है वो 3 to 5 मिनट्स में आपको चेंज भी करना होता है, ठीक है। यदि आपका सिंगल रेस्क्यू है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। सबसे पहले जब भी आप CPR की कंडीशन देखते हो, यदि आप रोड ट्रैफिक में भी देखते हो या कहीं आउटसाइड भी देखते हैं, तो सबसे पहले जो ध्यान रखना होता है आपको सीन सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। किसका ध्यान रखना होता है, सीन सेफ्टी का। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है NHM। यदि कोई पर्सन ने रोड ट्रैफिक को चलते चलते बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको उसका सीन सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है। सीन सेफ्टी का ध्यान रखोगे तो पेशेंट को कंफर्ट होगा। ऐसा नहीं है आप रोड पे ही CPR करना स्टार्ट कर दिए और उधर से आए और फिर साथ में आपको भी CPR करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करना, हमेशा ही आपको देखना है कि सीन सेफ्टी मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर द CPR आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल या आउटसाइड कहीं भी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सीन सेफ्टी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार NHM पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे। फिर उसके बाद यदि आपको लगता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग वगैरह दे सकते हो, CPR दे सकते हो। और यदि इससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन देखती है तो फिर आप कॉल टू हेल्प के लिए बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था CPR के रिगार्डिंग। हमेशा क्वेश्चन जो CPR के रिगार्डिंग पूछता है वो यही पूछता है कि रेशियो कितना रहता है, अडल्ट में कितना रहता है, यदि पेशेंट वेंटिलेटर में है तो कितना रहता है, ठीक है। इन्फेंट को CPR कैसे करते हैं, पाम से करते हैं। जो CPR का देने का वो जो लोकेशन है वो क्या रहने वाला है, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमको हर एक तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन का। अ पेशेंट कम टू द इमरजेंसी अनकॉन्शियस, ठीक है। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी में आया और वो पेशेंट कौन सा, अनकॉन्शियस है। द डॉक्टर प्लान टू इंट्यूबेट एंड द स्टार्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन, और डॉक्टर प्लान कर रहे हैं इंट्यूबेट करने के लिए विद द स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर द पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन फर्स्ट वाइल इंट्यूबेशन। यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पहले इंट्यूबेशन कहाँ दिया जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना घुमा फिरा के पूछा है। देन जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ओनली कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन फर्स्ट वाइल इंट्यूबेशन। तो ET ट्यूब से हम इंट्यूबेशन करेंगे क्या, या लेरिंगोस्कोप से इंट्यूबेशन करेंगे क्या, या एट्रोफिन से करेंगे क्या, या स्टेराइल के लिए स्टेटिलेट के लिए करेंगे क्या। तो सबसे पहले इंट्यूबेशन किया जाता है, इंट्यूबेशन किया जाता है वो लेरिंगोस्कोप के द्वारा किया जाता है, क्योंकि लेरिंगोस्कोप के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या कंडीशंस हो रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है या नहीं है। वो सारी चीज़ें का हम क्या करते हैं, लेरिंगोस्कोप के द्वारा क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं हम किसका, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का मूव ऑन करते हैं, ठीक है। 66 नंबर के क्वेश्चन का मूव ऑन करते हैं। इन्फ्लेमेशन एंड द रेडिश डिस्कलरेशन एट द इंट्रावेनियस कैनुला साइट इंडिकेट, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग प्रैक्टिस के रिगार्डिंग और NHM के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्फ्लामेशन एंड द रेडिश डिस्कलरेशन एट द, यदि किसी पर्सन को कैनुला लगा है और उसके साइड पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है और रेडिश कलर का अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, तो वो आपको क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इनको इन्फिल्ट्रेशन करेंगे क्या, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है वहाँ से लीकेजिंग वगैरह हो रहा है क्या, IV लाइन इन सीटू होगा क्या, या सब
क्या देखने को मिला, सबलेक्शन देखने को मिलेगा या इंडवेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि वहाँ से आपने यदि कैनुला पुटअप किया है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने कैनुला पुटअप किया है और यहाँ से आपको इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, डेट मीन की रेडिस रेडिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगा, रेडिस रेडिस देखने को मिलेगा, तब वो इंडिकेट करेगा किसको, वो इन्फिल्ट्रेशन को करेंगे, क्योंकि वहाँ से आपका लीकेज हो रहा है, लीकेज की वजह से आपको इन्फ्लेमेशन भी होगा और जो एरिया है वो स्किन का वो आपको रेडिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इस वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होता है और क्या कहता है, ब्लॉकिंग हो जाता है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। ठीक है, बात करते हैं हम 67 नंबर के क्वेश्चन का। A preterm newborn infant is being monitored for the respiratory distress syndrome RDS वाया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, किसके द्वारा, कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा असेस कर रहा है। विच असेसमेंट्स सिम्टम्स वुड अलर्ट द नर्स टू लाइकहुड ऑफ हिज सिंड्रोम इज़ वेरी वेरी ऑब्जर्व। ठीक है, तो यदि कोई पेशेंट है, एक बच्चा है, इन्फेंट है, ठीक है, उसको आरडीएस हो रखा है और सबसे जो साइन हमको देखना है, यदि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो सबसे पहले जो साइन हमको ऑब्जर्व करना है वो साइन पे क्या रहने वाला है। ठीक है, उसको टेकिपनिया एंड द रिट्रैक्टिव देखने को मिलेगा क्या, कि वो साइन होगा, तो हमको ऑब्जर्व करना है अच्छे से। प्रेजेंस ऑफ द बैरल चेस्ट, हाइपोटेंशन एंड द ब्रैडिकार्डिया, क्या देखने को मिलेगा, एक्रोसाइनोसिस एंड द ग्रंटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, आपको हमेशा ही ध्यान देना होता है। ठीक है, क्या देना होता है, हमेशा ही आपको ध्यान देना है कि जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा। यदि आपका पेशेंट क्या है, आरडीएस की कंडीशन में और इन्फेंट है, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो किस पे देना है, टेकिपनिया एंड द रिट्रैक्शन। ठीक है, टेकिपनिया का मतलब होता है आपका, ब्रेडिकनिया देखने को मिलेगा, या टेकिपनिया आपने सुनकर रखा और जिसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज ब्रीथिंग। ठीक है, पैटर्न आपका इंक्रीज देखने को मिलता है और रिट्रैक्शन होगा, मतलब आपका जो चेस्ट होगा वो रिट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगी कि वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ही वेरी फैटल हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी, जिसकी वजह से इस साइन एंड सिम्टम्स को हमको ज़्यादा ही ऑब्जर्व करके रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंस ऑफ द बैरल चेस्ट नहीं होता है, ये आपको सीओपीडी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपोटेंशन आपको पता है अच्छे से क्या होता है कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है। ब्रेडिकार्डिया आपको पता है डिक्रीज पल्स प्रेशर। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज पल्स प्रेशर देखने को मिलता है। एक्रोसाइनोसिस अच्छे से पता है, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन वगैरह की देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का मतलब भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं हम 68 नंबर के क्वेश्चन पर। द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से रीड आउट करिएगा। द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर का यहाँ पे पूछा है कि नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर कितना रहता है। 30 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है, 20.5 to 34 डिग्री सेल्सियस होता है, 36 to 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या बात करें 40 डिग्री टू तक डिग्री 40 to 42 डिग्री सेल्सियस होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना देखने को मिलता है आपको, 30 to 37 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्फेंट का जो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो आपका 36.6 to 37.4 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन का। अच्छे से रीड करना है। यू आर असाइन with blood pressure monitor for the patient in your ward, which is the following patient is not contraindicated for applying cuff for BP monitor on the right arm। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक असाइन किया गया है, क्या असाइन किया गया है, एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है एक पेशेंट का। ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग पेशेंट इज नॉट कंट्राइंडिकेटेड, पेशेंट कंट्राइंडिकेटेड नहीं है फॉर अप्लाइंग का पीपी इन द राइट आर्म। अब आप क्या करेंगे, पेशेंट विद द इंट्रावेनस लाइन ऑन द राइट हैंड, क्या पेशेंट को कंट्रावेनस में राइट हैंड पे क्या रखा हुआ है, इंट्रावेनस लाइन लगा हुआ है। पेशेंट अंडरवेट राइट मेस्टेक्टोमी रखा है। पेशेंट हैज़ द arteriovenous fistula on the right arm, या पेशेंट विद द saturation प्रोब कनेक्टेड ऑन द राइट थंब। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है जो कंट्राइंडिकेशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो बात की ली जाए क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, पूछा क्या है,
बीपी लेने के लिए आपको असाइन किया एक पेशेंट को, ठीक है। और तीनों कंडीशन में ऐसा है कि तीनों कंडीशन कंट्राइंडिकेशन है कि आप वहाँ से बीपी नहीं ले सकते, बट एक कंडीशन जहाँ से आप बीपी ले सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट विद द इंट्रावेनस लाइन ऑन द राइट हैंड, यदि किसी पेशेंट को इंट्रावेनस लाइन लगा हुआ है तो आप कैसे बीपी ले सकते हो, तो वो टोटली रॉन्ग होगा। पेशेंट अंडरवेट राइट मास्टरटॉमी हुआ तो भी नहीं ले सकते। पेशेंट हैज़ द आर्टरियो फिस्टुला, उसको यदि किसी टाइप का फिस्टुला है तो भी हम उस हैंड से बीपी कभी नहीं लेते। यदि पेशेंट को सैचुरेशन प्रोब लगा है तो हम वहाँ से बीपी हमेशा ले सकते हैं। वहाँ पे बीपी लेने के लिए आपको कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता है। प्रोब लगा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ से आप बीपी हमेशा ले सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से जो एनएचएम है, देखो लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछना आजकल एनएचएम का ट्रेंडिंग बन रहा है, ठीक है। तो हमको लैंग्वेज बना के जो क्वेश्चन जितने भी आप पढ़ते हो हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा। अभी आने वाले दिनों में आपके पास कम से कम 6 दिन बचे हैं, जिसमें आप अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कम करेंगे तो आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप पैनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डैट अटैच मसल टू बोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। उसको क्या बोला जाता है, वह कौन सा क्या है कनेक्टिव टिश्यू है जो अटैच करता है मसल टू बोन को, मसल टू बोन, तो इसको टेंडन बोला जाता है, ठीक है। मसल टू बोन को क्या करता है, टेंडन बोलता है। लिगामेंट को क्या करता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज होता है, टेंडन होता है, कोलेजन होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए। मसल टू बोन किसको करता है, टेंडन को करता है। और मसल टू लिगामेंट किसको करता है, किसको करता है, मसल टू लिगामेंट किसको करता है, कार्टिलेज को करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसको कनेक्ट करता है, आपके लिगामेंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम 71 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज सेंटर फॉर द कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमन ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है, किसको, ब्रीथिंग का कंट्रोल करता है, एज वेल एज स्लीप वेकिंग को भी, साइकिल को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसको मेडुला ऑब्लंगेटा बोलेंगे क्या, सेरिब्रम बोलेंगे क्या, सेरिबेलम बोलेंगे क्या, या नॉन ऑफ द अबोव बोलेंगे क्या। तो नॉन ऑफ द अबोव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखना है कि यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो नॉन ऑफ दिस अबोव तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बच्चे आपके पास 3 ऑप्शन थी। सेरिब्रम और सेरिबेलम आपको अच्छे से पता है कि किसका कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग वगैरह के लिए करता है। मेडुला जो ऑब्लंगेटा होता है वो आपका वाइटल ऑर्गन क्या होता है, मेडुला हमेशा आपको वाइटल ऑर्गन को कांटेक्ट करने, कंट्रोलिंग करने के काम में आता है। तो जो ब्रीथिंग वगैरह होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को कनेक्ट करता है, ठीक है। और स्लीप पेटिंग आपको ब्रेन को करता है। तो इसकी वजह से जो राइट वन आंसर आपका चला जाता है डायरेक्ट ऑटोमेटिकली मेडुला ऑब्लंगेटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका हमेशा आना चाहिए, ठीक है। कैसे ही क्वेश्चन बना के पूछ लें, बट क्या है कि आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। ऑप्शन में देखो ऐसा होता है, ऑप्शन में सारे ही क्वेश्चन आपको रिलेवेंट लगते हैं, एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं, बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हुए हमें जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग ऑप्शन नहीं है उसको बाहर कर दो, ठीक है। बाहर कर देंगे फिर आपके पास धीरे धीरे लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा और वही ऑप्शन आपके लिए साबित होगा राइट वन वाला आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, द संजय सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन बीच रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया है, द संजय रिवर सरोवर प्रोजेक्ट इन बीच रिवर, तो वो कौन सी तेल बेलगंगा में स्थित है, ठीक है। संजय रिवर किस में स्थित है, तो बेलगंगा में वो स्थित है, ठीक है। किस में स्थित है, तो संजय जो प्रोजेक्ट है वो किसमें, बेलगंगा में स्थित है, ठीक है। बात करें हम 73 नंबर के क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द थीम सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2021, ठीक है। देखो यहाँ पे थीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब मैं को आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अभी तक जितने भी बात करें आपको WHO के रिगार्डिंग जितना भी थीम है, जितने भी ईयर हुआ है उनका कम्प्लीटली आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ईयर ऑफ थीम अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे बात कर ले नर्सेस डे का थीम आपको पता होना चाहिए, या योगा डे का थीम आपको पता होना चाहिए। जितना भी डेज है उन सब का डेज का आपको थीम क्या है अच्छे से पता होना चाहिए। आगे पीछे जितने भी ईयर है और आप 2022 2023 का थीम भी आपको पता होना चाहिए और डेज के रिगार्डिंग भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। NHM
जो आपको क्वेश्चन करवा रहा है ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सेफ मैटरनल एंड द न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। क्या रहने वाला है, सेफ मैटरनल एंड द न्यूबॉर्न केयर, इसके जो थीम है वो इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है वो बाद में डील करवाएंगे। अभी तक आपने जो क्लासेस देखा है, आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स, यदि क्लास समझ में आ रहा है तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। क्लास क्या करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। इसके रिगार्डिंग जो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बता देता हूँ कि अभी आपसे नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। देखो, नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हमेशा बनता है कि सेंसरी नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर्वस रिगार्डिंग के जो क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको अच्छे से पता है, यदि आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है, उसके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को होता है, हमेशा हम किसमें कितने टू भाग में उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है ब्रेन होता है और एक होता है स्पाइनल कोड, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्रेन का, ठीक है। जो ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, वो किसमें डिवाइडेड होता है, वो 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड होता है। ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो आपका जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जो ब्रेन होता है वो फोर ब्रेन होता है। बात करें हम फिर नेक्स्ट का कि मिड ब्रेन होता है। फिर बात करें हम किसका, नेक्स्ट वाले ऑप्शन का, तो वो कौन सा होता है, वो हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। हिंड ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक फोर ब्रेन होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। आप फोर ब्रेन को क्या बोल सकते हो, पेरेंसेपिलन बोल सकते हो, और मिड ब्रेन को मेसेंसेपिलन बोल सकते हो, और हिंड ब्रेन को रेनेंसेपिलन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, जो फोर ब्रेन होता है वो आप सेरिब्रल कोर्टेक्स का होता है, बेसल गैंग्लिया का होता है, थैलेमस का होता है, सेरिब्रल कोर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उस पार्ट में सिचुएटेड रहता है, उसके अंडर में ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बात कर ली जाए किसका, हिंड ब्रेन का, ठीक है। हिंड ब्रेन में क्या देखने को मिलता है, आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक मेटेनसेफेलन होता है, एक माइलिनसेफेलन होता है, ठीक है। हिंड ब्रेन में क्या देखने को मिलता है, तो आपको हिंड ब्रेन में देखने को मिलता है 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक माइलिनसेफेलन होता है, मेटेनसेफेलन होता है, ठीक है। मेटेनसेफ मेटेनसेफेलोन में क्या देखने को मिलता है, आपको पोन्स और सेरिबेलम देखने को मिलता है, ठीक है। में पोन्स एंड द सेरिबेलम आपको कौन से पार्ट्स का देखने को मिलता है आपको, तो वो देखने को मिलता है आपको मेटेनसेफेलोन में, या उसको हिंड ब्रेन में रखा जाता है, ठीक है। और बात करें हिंड ब्रेन में क्या क्या देखने को मिलता है, तो मेडुला देखने को मिलता है। आई होप अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा आप सभी लोगों के लिए। और इसके रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ें देखने को मिलती है। चाहे आप कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आपको 101% आने वाले नीचे एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ें रहने वाली है और क्या नहीं रहने वाली है। तो आप कंटिन्यूसली मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। आपको एनएचएम के रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट होगा वो सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा क्लासेस के माध्यम से। कम्युनिटी पोस्ट में आपसे एमसीक्यू कंडक्ट करवाए हैं, डेली हम 5 से 6 क्वेश्चन कंडक्ट करवा देते हैं वहाँ पे भी, वो भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग भी कम्युनिटी पोस्ट में हम आपके लिए चीज़ें पुटअप कर देते हैं। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सअप ग्रुप में भी हम आपको जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग कुछ इमेजेस वगैरह या वीडियो वगैरह या पीडीएफ वगैरह भी सेंड कर देते हैं। तो कम्प्लीटली तैयारी करने के लिए आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और किसी को भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को एनएचएम के पेपर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमसे डायरेक्ट मांग सकता है, ठीक है। उसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे नंबर दिया गया है, वहाँ से हमें मैसेज कर सकता है। कॉल नहीं करना, ओनली मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करते समय प्लीज़ आप अपना नाम बता दीजिएगा ताकि हमको पता लगे कि कौन स्टूडेंट ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते एक न्यू क्लास में, जब तक आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी करिएगा, ज़्यादा समय नहीं बचा है। अच्छे से पॉजिटिव माइंड सेट के साथ स्टडी करिएगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में स्टडी करिएगा, ताकि और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल से
ऐसे ग्रुप के साथ स्टडी करिएगा जो कि अच्छे से स्टडी करते हैं, पॉजिटिव तरीके से स्टडी करते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूर हमेशा रहना है, ठीक है। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। तो हमेशा ये चीज़ें अप्लाई करना है। जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो ऐसे ग्रुप को चुनिएगा जो पॉजिटिव तरीके से स्टडी करता है और अच्छे से स्टडी करता है, ठीक है, नेगेटिव बातें नहीं करता हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आप अच्छे से स्टडी करिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। क्लासेस का बेनिफिट और किसी भी चीज़ का बेनिफिट सारे बच्चों को मिलना चाहिए। यदि वीडियो समझ में आ रहा है, क्लासेस समझ में आ रहा है, तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब पे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।